इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां कला, मानवीय मनोविज्ञान और महत्वाकांक्षा की एक बहुत ही जटिल कहानी छिपी हुई है। हाँ, और ये कहानी आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। एकदम सही। आज का हमारा विषय है अंग्रेजी साहित्य के दिग्गज कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की 1855 में रची गई एक अमर कृति एंड्रिया डेल सार्टो। एक बहुत ही शानदार रचना। हाँ, तो इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य एक ऐसे विरोधाभास को समझना है जो पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है। विरोधाभास मतलब आप किस तरह की विरोधाभास की बात कर रही हैं? मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसे पूरी दुनिया उसके काम में बिल्कुल त्रुटिहीन या परफेक्ट मानती है। हाँ, हाँ। लेकिन वो खुद को भीतर ही भीतर एक बहुत बड़ा असफल इंसान मानता है। अक्सर जिसे दुनिया पूर्णता मानती है वो असली महानता नहीं होती। मोनोलॉग शैली का उपयोग किया है, वो अद्भुत है। थोड़ा सा इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताएंगे, जो लोग इस शैली से वाकिफ नहीं हैं उनके लिए। हाँ जरूर। ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता यह है कि मुख्य पात्र, जो कि यहाँ एंड्रिया है, वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है और एक ही दृश्य में, एक ही संवाद के भीतर हम एक इंसान की कला, उसकी कुंठा, उसके खोखलेपन और उसके अंतिम आत्मसमर्पण की पूरी परतें उधेड़ते हुए देखते हैं। बिल्कुल। और इस शैली की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें सीधे उस किरदार के दिमाग के भीतर बैठा देती है। सही कहा। यहाँ कोई बाहरी सूत्रधार नहीं है जो हमें बताए कि क्या सोचना है। मुख्य पात्र खुद बोल रहा है और उसके बोलने के तरीके, उसकी हिचकिचाहट और उसकी दलीलों से हम खुद ही उसकी सच्चाई का अंदाजा लगा लेते हैं। और उसकी वो सच्चाई काफी कड़वी भी है। तो चलिए इटालियन पुनर्जागरण के उस स्वर्णिम दौर में चलते हैं। फ्लोरेंस शहर, जहां कला की दुनिया में एक से बढ़कर एक दिग्गज अपनी छाप छोड़ रहे थे। और उन्हीं के बीच मौजूद था हमारा मुख्य पात्र, असली ऐतिहासिक चित्रकार एंड्रिया डेल सार्टो। उस दौर में इस चित्रकार को एक बहुत ही खास उपाधि दी गई थी। लोग उसे त्रुटिहीन चित्रकार कहकर बुलाते थे। त्रुटिहीन चित्रकार। ये उपाधि अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है। वो कैसे? देखिए, तकनीकी स्तर पर एंड्रिया का कोई मुकाबला नहीं था। अगर कोई कैनवस पर उसकी बनाई हुई आकृतियों का विश्लेषण करे ना, तो उसे रंगों के संतुलन या शारीरिक अनुपात में एक भी कमी नहीं मिलेगी। प्रकाश और छाया का जो खेल एंड्रिया अपने चित्रों में रचता था, बिल्कुल, वो किसी भी ज्यामितीय पैमाने पर बिल्कुल खरा उतरता था। रेखाओं की सटीकता एकदम परफेक्ट थी। लेकिन इस बेदाग तकनीक के पीछे एक बहुत गहरे स्तर की मनोवैज्ञानिक शून्यता छिपी हुई थी। और ये शून्यता हमें कविता की बिल्कुल शुरुआती पंक्तियों में ही महसूस होने लगती है। हाँ, वो पहला दृश्य ही सब कुछ बयान कर देता है। कविता की शुरुआत जिस दृश्य से होती है उसका भाव कुछ ऐसा है, अब हम और झगड़ा ना करें मेरी प्रिय ल्यूक्रेजिया। ये शुरुआत किसी ऊर्जावान कलाकार की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दृश्य एक ऐसे इंसान का है जो भीतर तक थक चुका है। शरद ऋतु की एक उदास शाम है और वो अपनी पत्नी ल्यूक्रेजिया के साथ बस पल भर की शांति चाहता है। वो बहस करके, संघर्ष करके पूरी तरह टूट चुका है। और ये थकान केवल उस शाम की नहीं है, ये उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण की थकान है। जो माहौल इस कविता में रचा गया है वो बहुत ही प्रतीकात्मक है। बाहर शाम का धुंधलापन छा रहा है। हाँ, रोशनी कम हो रही है और ठीक वैसे ही एंड्रिया के भीतर भी रचनात्मकता की रोशनी बुझ रही है। वो अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह से समझौता कर चुका है। वो मान चुका है कि यही उसकी नियति है। एकदम सही। वो जानता है कि वो रंगों का उस्ताद है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसकी पेंटिंग्स में वो आत्मा नहीं है। वो ईश्वरीय चिंगारी। हाँ, वो चिंगारी जो किसी कला को कालजयी बना देती है। मुझे यहाँ एक बात बहुत ही खटकती है। मैं सोच रही थी कि एंड्रिया खुद को त्रुटिहीन तो कह रहा है, लेकिन क्या ये त्रुटिहीनता असल में उसकी सबसे बड़ी ढाल नहीं है? ढाल मतलब किस तरह से? मतलब वो जानबूझकर कोई ऐसा जोखिम नहीं ले रहा है जिसमें उससे कोई गलती हो जाए। वो अपनी कला के उस आरामदायक दायरे में कैद हो गया है जहाँ सब कुछ सुरक्षित है। क्या हम कह सकते हैं कि उसकी यह जो पूर्णता है वो असल में उसकी कायरता का दूसरा नाम है? ये बहुत ही सटीक और गहरा विश्लेषण है। असल में जब हम पूर्णता की बात करते हैं तो वो अक्सर एक मनोवैज्ञानिक बचाव का काम करती है। बचाव का काम? हाँ, यदि हम केवल वही काम करते हैं जिसे हम बिना किसी गलती के पूरा कर सकते हैं तो हम कभी असफल नहीं होते।
लेकिन हम कभी कुछ नया भी तो नहीं रचते। बिल्कुल। एंड्रिया की कला एक मशीन की तरह सटीक है, लेकिन उसमें वो धड़कन नहीं है जो एक उत्कृष्ट कृति में होनी चाहिए। वो कोई जोखिम नहीं लेता, इसलिए वो कोई नई खोज भी नहीं कर पाता। और यहीं पे ये सवाल उठता है कि अगर पूर्णता ही सब कुछ नहीं है, तो फिर असली महानता क्या है? इस युग में हम एंड्रिया को अकेले नहीं देख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके समकालीन 2 ऐसे कलाकार थे जिनके नाम आज भी कला की दुनिया में भगवान की तरह लिए जाते हैं, माइकलएंजेलो और राफेल। महानता के 2 सबसे बड़े स्तंभ। जब हम एंड्रिया की तुलना इन दोनों दिग्गजों से करते हैं, तो महानता और पूर्णता के बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि एंड्रिया खुद इस बात को स्वीकार करता है। वो मानता है कि वो उनसे पीछे है। हाँ, वो जानता है कि माइकलएंजेलो और राफेल उससे कहीं ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। अगर हम उस दौर की कल्पना करें, तो माइकलएंजेलो की कला में एक जबरदस्त कल्पना और पाश्विक शक्ति थी। एक तरह का दैवीय आक्रोश था। और चित्र ऐसे लगते थे जैसे वे अभी सांस लेने लगेंगे। उनमें एक जीवन ऊर्जा कूट कूट कर भरी थी। और दूसरी तरफ राफेल थे। राफेल की बात ही अलग थी। राफेल की कला में जो आध्यात्मिक शांति और करुणा थी, वो सीधे लोगों की आत्मा से जुड़ जाती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तकनीकी दृष्टिकोण से एंड्रिया इन दोनों से भी ज्यादा सटीक था। यही तो विरोधाभास है। राफेल की किसी पेंटिंग में किसी चेहरे का अनुपात या किसी बांह की रेखा थोड़ी बहुत गलत हो सकती थी, लेकिन एंड्रिया का हर चित्र शारीरिक विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता था। लेकिन जब लोग राफेल की वो थोड़ी सी खामी वाली पेंटिंग देखते थे, तो उनके आंसू छलक पड़ते थे। वे उस चित्र में छिपी भावना से जुड़ जाते थे। इस कदर जुड़ जाते थे कि उन्हें रेखाओं की कोई गलती दिखाई ही नहीं देती थी। उनमें एक ईश्वरीय अनुभूति होती थी। और एंड्रिया की पेंटिंग देखकर? जबकि एंड्रिया की बिल्कुल सटीक पेंटिंग देखकर लोग बस उसकी तकनीक की तारीफ करते थे और आगे बढ़ जाते थे। उसकी कला आंखों को तो भाती थी, लेकिन आत्मा को नहीं छूती थी। क्योंकि एंड्रिया के चित्रों में कोई विजन या दूरदृष्टि नहीं थी। वो बस कैनवस पर एक सधा हुआ खेल खेल रहा था। सही कहा। राफेल और माइकलएंजेलो अपनी कला के जरिए किसी बहुत ऊंचे, किसी बहुत ही अलौकिक विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उस कोशिश में उनके ब्रश से कोई चूक हो जाना स्वाभाविक था। लेकिन उनकी वो चूक भी एंड्रिया की निर्जीव पूर्णता से 1000 गुना अधिक मूल्यवान थी। तो ये बात साबित करती है कि केवल तकनीक आना या अपने काम में कोई गलती न करना ही महानता की निशानी नहीं है। महानता उस विचार में है जिसे आप अपनी तकनीक के माध्यम से दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। आपका लक्ष्य कितना ऊंचा है, आपकी प्रेरणा कितनी सच्ची है, यह तय करता है कि आप केवल एक साधारण कारीगर बनकर रह जाएंगे या युगों तक याद रखे जाने वाले कलाकार बनेंगे। और एंड्रिया, वो केवल एक कुशल कारीगर बनकर रह गया था। दुर्भाग्य से, हाँ। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि महान बनने के लिए इंसान को ऐसे लक्ष्यों के ओर हाथ बढ़ाना चाहिए जो उसकी मौजूदा पकड़ से बाहर हों। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी इस चर्चा का वो सबसे अहम आहा पल आता है, जो इस पूरी कविता की जान है। हाँ, एंड्रिया खुद इस बात का एहसास करते हुए एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली बात कहता है। वो कहता है कि इंसान की पहुंच उसकी मुट्ठी से हमेशा आगे होनी चाहिए, वरना स्वर्ग का क्या अर्थ है? इंसान की पहुंच उसकी मुट्ठी से आगे होनी चाहिए। ये केवल एक पंक्ति नहीं है, ये मानव जीवन का सबसे गहरा दर्शन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ यह स्थापित कर रहे हैं कि हमारे लक्ष्य हमेशा हमारी मौजूदा क्षमताओं से थोड़े बड़े होने चाहिए। यदि हम केवल उन्हीं चीजों के लिए हाथ बढ़ाते हैं जिन्हें हम आसानी से अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं, तो इसमें हमारा क्या विकास है? इसमें कौन सी महानता है? बिल्कुल। और ब्राउनिंग यहाँ जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, वो आसमान में बादलों के बीच कोई जगह नहीं है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ है वो सर्वोच्च आदर्श, वो अंतिम लक्ष्य जो हमेशा हमसे थोड़ा सा दूर रहता है। वो बेचैनी है जो एक इंसान को लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम किसी ऐसे लक्ष्य को नहीं चुनते जिसमें असफल होने का डर हो, अगर हम हर बार केवल सुरक्षित रास्ता ही अपनाते हैं, तो फिर उस ऊंचे लक्ष्य या स्वर्ग का हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं रह जाता। महान बनने के लिए भीतर एक आग, एक तरह का असंतोष होना बहुत जरूरी है। एक बेचैनी होनी चाहिए। हाँ, जब इंसान पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, जब वो मान लेता है कि उसने सब कुछ पा लिया है और अब उसे कोई संघर्ष नहीं करना है, तो समझ लीजिए कि उसका विकास वहीं ठहर गया है। और एंड्रिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि उसमें इस बेचैनी का पूरी तरह से अभाव था। वो अपनी कला से मिलने वाले पैसों और अपनी पत्नी के साथ बिताए जाने वाले सुरक्षित जीवन से संतुष्ट हो गया था। लेकिन क्या हम यहाँ
एंड्रिया को पूरी तरह से दोष मुक्त कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक पहलू है। अक्सर हम अपनी विफलताओं के लिए अपने आसपास के माहौल या अपने करीबी लोगों को दोष देने लगते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। इस कविता में एंड्रिया की पत्नी ल्यूक्रेजिया की जो भूमिका है वो बहुत ही दिलचस्प है। एंड्रिया अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि अगर ल्यूक्रेजिया ने उसे प्रेरित किया होता तो वो भी माइकल एंजेलो जितना महान हो सकता था। अपनी कमजोरियों का बोझ किसी और के कंधों पर डाल देना, यही कर रहा है वो। एंड्रिया अपनी कायरता को छिपाने के लिए अपनी पत्नी को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करता है। वो सोचता है कि महान कलाकार अकेले नहीं बनते, उन्हें आत्मिक प्रेरणा मिलती है। हाँ, और वो ल्यूक्रेजिया के चेहरे को अपनी हर पेंटिंग में एक मॉडल की तरह इस्तेमाल करता है। कैनवस पर उकेरी गई हर मैडोना असल में ल्यूक्रेजिया ही है। शिकायत कि उसकी पत्नी ने उसे कलात्मक रूप से कभी प्रेरित नहीं किया, ये काफी हद तक सच भी लगती है, क्योंकि लुक्रेजिया को एंड्रिया की महानता या उसकी कला की आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो केवल उस धन और सुख सुविधाओं की परवाह है जो एंड्रिया की कला से आते हैं। वो अक्सर उससे पैसे मांगती रहती है ताकि वो अपनी विलासिता पूरी कर सके। और लुक्रेजिया का ये स्वार्थ इस रिश्ते को पूरी तरह से खोखला बना देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक महान प्रतिभा सिर्फ इसलिए नष्ट हो सकती है क्योंकि उसे सही जीवन साथी नहीं मिला? इसका उत्तर है नहीं। ये स्थिति एक असाधारण प्रतिभा की विफलता को दर्शाती है, लेकिन ये विफलता लुक्रेजिया की वजह से नहीं बल्कि खुद एंड्रिया की आंतरिक कमजोरी का परिणाम है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एंड्रिया अपनी पत्नी के प्यार में या कहें कि उसके मोह में इतना अंधा और कमजोर हो गया है कि उसने महान बनने की अपनी सारी इच्छा शक्ति खुद ही त्याग दी है। वो जानता है कि उसकी पत्नी उसका इस्तेमाल कर रही है। उसे पता है कि वो लालची है, और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि उसे ये भी पता है कि लुक्रेजिया किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है जो बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फिर भी वो कुछ नहीं करता। वो बस सब सहता रहता है। ये एक तरह की भावनात्मक गुलामी है। वो बस अपनी पत्नी को अपने पास रोकना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी आत्मा की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वो पैसे कमाने के लिए दिन रात पेंटिंग करता है। वो फ्रांस के राजा तक को धोखा देता है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी कर सके और वो उसे छोड़कर ना जाए। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कलात्मक तकनीक है, वो अपनी निजी जिंदगी में इतना असहाय, लाचार और दयनीय है। ये वास्तव में एक इंसान के भीतर चल रहे आत्मविध्वंस या कहें कि सेल्फ सबोटाज का सबसे बड़ा उदाहरण है। एंड्रिया ने अपनी कला की वेदी पर अपनी महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ा दी है। वो खुद को एक महान कलाकार बनाने के बजाय अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बन गया है। और ये पूरा खोखलापन कविता के अंतिम दृश्य में बहुत ही मार्मिक और क्रूर तरीके से उभर कर सामने आता है। वो अंतिम दृश्य वो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, दिन का उजाला पूरी तरह खत्म हो जाता है, रात गहराने लगती है, और उसी अंधेरे के साथ एंड्रिया के जीवन का सच भी पूरी तरह से नंगा हो जाता है। बाहर से एक सीटी की आवाज आती है। वो सीटी लुक्रेजिया के प्रेमी की है। हाँ, जिसे कविता में उसका चचेरा भाई कहकर संबोधित किया गया है, वो लुक्रेजिया को बाहर बुला रहा है। और लुक्रेजिया बिना किसी संकोच के अपने पति को उसी उदासी और अकेलेपन में छोड़कर उस दूसरे पुरुष से मिलने के लिए जाने लगती है। ये दृश्य दिल चीर देने वाला है। कोई भी आत्मसम्मान वाला इंसान इस मोड़ पर आकर लड़ेगा, विरोध करेगा, क्रोधित होगा। लेकिन एंड्रिया ऐसा कुछ नहीं करता, वो बस उसे जाने देता है। ये एंड्रिया का अंतिम और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। वो केवल अपनी पत्नी के सामने ही घुटने नहीं टेक रहा है, वो जीवन और अपनी कला के प्रति भी पूरी तरह से हार मान चुका है। जब वो अपनी पत्नी को जाते हुए देखता है तो उसके मुंह से जो अंतिम शब्द निकलते हैं वे किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी त्रासदी हैं। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं केवल पैसे के लिए काम करूंगा। अब मैं केवल पैसे के लिए काम करूंगा। ये वाक्य सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक जीवित इंसान के भीतर से उसकी आत्मा निकाल ली हो। जब कोई कलाकार ये स्वीकार कर लेता है कि अब उसके काम का एकमात्र उद्देश्य बाजार की मांग पूरी करना और धन कमाना है, तो वो उसी पल मर जाता है। अब वो कुछ भी नया नहीं रचेगा, वो कोई संदेश नहीं देगा। वो बस एक कुशल कारीगर या मजदूर बनकर रह जाएगा जो लगातार वही त्रुटिहीन लेकिन मृत पेंटिंग्स बनाता रहेगा। और ये इस पूरी गहन चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। शारीरिक रूप से एंड्रिया जीवित रहेगा, वो और भी बेहतरीन रेखाएं खींचेगा, लेकिन एक सृजनकर्ता के रूप में उसका अस्तित्व उसी शाम समाप्त हो गया है। तकनीक से शुरू होकर
आत्मा की गहराई और अंततः मानवीय कमजोरी के सबसे अंधेरे कोनों तक का ये सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। हमने ये समझा कि तकनीकी पूर्णता और महान कला के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। परफेक्ट होना बहुत अच्छी बात लग सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूर्ण का आपको महान बनाए। हमने ये भी देखा कि एक उच्च महत्वाकांक्षा, एक ऐसी चाहत जो हमारी मौजूदा पहुंच से परे हो, वो हमारे व्यक्तिगत और कलात्मक विकास के लिए कितनी जरूरी है। और इन सबसे ऊपर हमने उस दर्दनाक सच का सामना किया कि कैसे हमारी अपनी भावनात्मक कमजोरियां, हमारे डर और गलत चुनाव किसी भी असाधारण प्रतिभा को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाकर नष्ट कर सकते हैं। कम पर समझौता कर लेते हैं। अगर हम इन विचारों को आज के दौर में रखकर देखें तो ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हाँ, आज की दुनिया में हर तरफ बस परफेक्ट दिखने की होड़ मची हुई है। सोशल मीडिया पर हमारी छवि हो, हमारे कार्यस्थल पर हमारा प्रदर्शन हो या हमारी निजी जिंदगी, हम सब किसी न किसी रूप में अपने जीवन के त्रुटिहीन चित्रकार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिज्यूमे में कोई कमी ना हो, हमारी तस्वीरों में कोई दाग न दिखे। और इस हर कीमत पर परफेक्ट दिखने की चाहत में हम अक्सर अपनी असली आत्मा को मार देते हैं। हम गलतियां करने से इतना डरते हैं कि हम कुछ नया करने का जोखिम ही नहीं उठाते। हम उसी सुरक्षित दायरे में गोल गोल घूमते रहते हैं जहां हमें पता है कि हम कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में हम वो जुनून और वो आग खो देते हैं जो कुछ भी महान रचने के लिए सबसे बुनियादी शर्त है। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को केवल उसी सीमा तक रखते हैं जहां असफलता का कोई खतरा ना हो, लेकिन बिना गिरे, बिना कोई रेखा गलत खींचे, बिना किसी अनुपात को बिगाड़े, क्या कभी कोई कालजयी रचना हो सकती है? शायद नहीं। राफेल की तरह महान बनने के लिए थोड़ी सी खामी, थोड़ी सी असुरक्षा और बहुत सारा जुनून चाहिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हमें यही सिखाया है। गलतियों से डरकर अपने दायरे में सिमट जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। महानता हमेशा पूर्णता के पार ही मिलती है। जब तक हम अपने हाथों को उस ओर नहीं फैलाएंगे जो हमारी मुट्ठी में नहीं है, तब तक हम कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। तो आज हमने एक सदियों पुरानी कविता के बहाने इंसान की सबसे बड़ी उलझनों, उसकी कला और उसके डर को समझने की कोशिश की और बहुत ही गहराई से समझा। लेकिन अपनी इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं वे इस एक बात पर गहराई से जरूर विचार करें। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सभी को कभी न कभी खुद से पूछना ही चाहिए। क्या ये संभव है कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी विफलताएं इसलिए नहीं आती कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, बल्कि वे इसलिए आती हैं क्योंकि वो गलतियां करने के डर से पूर्णता के उस सुरक्षित जाल में हमेशा के लिए फंस के रह गया? सोचने वाली बात है। क्या हर कीमत पर त्रुटिहीन बने रहने की हमारी ये जो अंधी चाहत है, वही असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? बिल्कुल। इसी एक गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपने सपनों और अपनी पहुंच को हमेशा अपनी मुट्ठी से आगे रखिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।